नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सौजन्य से पत्रकार भवन में नया निर्माण, क्या बताएंगे? आपने निरीक्षण किया? अनेक कार्य देखा, संतुष्ट हूँ। जरूरत भी थी और प्रथम तल पर एक हाल बन जाएगा। कभी वक्त जरूरत पे हम या कोई और जनप्रतिनिधि आपके बीच में आएगा तो वहाँ बैठ के आपके साथ संवाद कर सकेगा और आप सबको भी कभी आपस में बैठने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये नीचे तो कमरे हैं लेकिन छोटे हैं। ऊपर एक हाल में और सारी व्यवस्था हो जाए। आपके अध्यक्ष जी ने संगठन के एक मुलाकात में इस सिलसिले में चर्चा की थी, तो बहुत ही जेन्युइन है। और जो भूमिका है आपकी आज और आज से पहले भी, जब देश गुलाम था तब भी कलम के सिपाहियों ने वो काम किया जिस तरह का काम सड़क पर लड़ने वालों ने किया, आंदोलन करने वालों ने किया। और आज भी अपेक्षा तो ऐसी ही है देश की जनता की। हम उम्मीद भी करते हैं और आप सबसे प्रार्थना भी करेंगे ये कि जन का इस तंत्र पर विश्वास बना रहे। इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र की व्यवस्था में चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, और इन तीनों की निगरानी करने के लिए एम्पायर की जो भूमिका चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को दी गई, उस भूमिका को जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। हम ये प्रार्थना और अपेक्षा दोनों करते हैं। सर, अगर चौथे स्तंभ की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक पत्रकार साथी के द्वारा अपने क्षेत्र की सड़क की दुर्दशा को मंत्री से कहा तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं रोज देख रहा हूं और इस तरह के हालात हैं। चूंकि एक पत्रकार ने ऐसा साहस किया इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन अगर सभी इस तरह की चीजें जो पहले से हमेशा रही हैं, सवाल सत्ता से ही किया जा सकता है। यही लोकतंत्र का तरीका है। और उत्तर न देना, चुप हो जाना या सवाल पूछने वालों को किसी तरह से दंडित करना, अपमानित करना, ये कहीं से इसे कोई भी सब समाज उचित नहीं कर सकता। अफसोसनाक है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं इस कार्य की। और फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अकेली कलम चलेगी तो निशाना बन जाएगी। सच सब परोसे, सब साहस जुटाए और लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों के निगरानी करने वाले की हैसियत से आपका दायित्व है कि इस समय तो जरूर निभाइए। देखिए, उन गंभीर मुद्दों पर जिस पे चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों पर न संसद में चर्चा हो पा रही और न हमारे मीडिया के भाई उस पर बहस करा रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी जी और उनसे उनकी जो तमाम कंपनियां थी, जो भी आरोप लगे, संसद ठप रही, उसका उत्तर देने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। अब एक एक करके परत दर परत चेहरे से निकाब हटता जा रहा। 2 दिन पहले यह बात स्पष्ट हो गई कि 2 कंपनियां जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी है, इस पर सीधा नियंत्रण नहीं है अडानी का। कभी अडानी जी अपनी सफाई में हिंडनबर्ग को जवाब देते हैं तो कहते हैं
कि ये तो हमारी कंपनी नहीं है और कभी इन्हीं कंपनियों का शेयर दांव पे लगाने की बात होती है, तो ये विरोधाभासी जो बयान, जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बड़े चिंताजनक हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात और सबसे रोचक तथ्य अभी सामने आया कि रक्षा संबंधी मामलों से जो हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था जिस संस्था को जिम्मेदारी दे रही है, ठीके दे रही है, उसका असल मालिक कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश को पता होना चाहिए, क्योंकि विषय रक्षा सौदों से जुड़ा हुआ है। इस पे अभी तक मैटर साइलेंट है। आप चर्चा कराइए, आप खुद खोज कीजिए, इसमें इसकी गहराई तक पहुंचिए। आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया, सफाई अडानी जी ने दी, कम से कम उनके सफाई की ही खोज कीजिए कि उनकी सफाई में कितना दम है, और अगर दम नहीं है तो उनको कहां से ये अधिकार और किसने ये अधिकार दिया कि वो कहें कि हिंडनबर्ग के आरोप लगाने की जो घटना हुई वो भारत देश पर हमला है। क्या अडानी की ये कंपनियां और उसमें घपले का आरोप भारत पर हमला, कैसे इसे आप साबित कर सकेंगे? क्यों? इसलिए कि उसी कंपनी से जुड़ी हुई एक संस्था को आपने भारत के रक्षा सौदों के काम और उसकी जिम्मेदारी सौंप रखी है, और उसके पीछे असली कौन है उस संस्था और उस कंपनी का मालिक, उसका चेहरा भी सामने नहीं है। तो बहुत ही गंभीर सवाल है। और अभी रोज देखिएगा, रोज नए रहस्य खुलेंगे, रोज नए रहस्य। पूरे देश को नुकसान हुआ है। जिन बैंकों ने पैसा लगाया है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो, या LIC का जो पैसा लगाया गया, ये सब भारत के नागरिकों का पैसा है। और एक शब्द भी किसी के मुंह पे नहीं आ रहा। लाखों करोड़ रुपए के घाटे की बात, और कहीं किसी की तरफ से न कोई सफाई आ रही है और न कोई जांच बैठाई जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की इस हठधर्मिता पर गंभीरता से विचार करने के बाद फैसला ले लिया कि बंद लिफाफे में सुझाए गए नामों से जांच नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं नाम तय कर दिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को उसमें उसका चेयरमैन बना दिया। अब 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी, आप देखिएगा क्या है, क्या चीजें, क्या तथ्य निकल के आ रहे हैं। अवाक रह जाएगी देश की जनता। अब उससे ध्यान हटाने के लिए तमाम तरह के नए उस तरह के मामले जिससे आम जनता का कोई सरोकार नहीं हो सकता, जो रोजी रोटी के सवाल नहीं है, जो देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने और मजबूत करने के सवाल नहीं है, उन पर चर्चा हो रही है। समाज को बांटने के सवाल पर चर्चा हो रही है। मैं अपील करूंगा आप सबसे कि हमें मालूम है आप सबकी भी हद कहां तक है, लेकिन उसके बाद भी जहां से भी संचालित होते हैं, आपके भी बारे में मुझे पता है, काम का बोझ तो बढ़ा दिया गया, लेकिन संख्या कार्यालयों में कम कर दी गई।
आपको मिलने वाले जो पैसे हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, सुविधाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और मनचाही खबरें भेजिए और चलाइए। मुझे लगता है कि अपने को इस अघोषित गुलामी से मुक्त कराने की दिशा में आप सब चिंतन करेंगे और देश को सही रास्ते में ले जाने के लिए जो भूमिका, जब देश गुलाम था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, तब जो चीजें आपने, जो मीडिया जगत के लोगों ने जो अपने योगदान दिए, वो इतिहास में एक अमर गाथा के रूप में आज भी है। सांसद जी, इन दिनों किसानों के आलू का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार से एमएसपी भी घोषित कर दिया। आप बहुत अच्छा सवाल है आपका, बेहतरीन सवाल है। हाँ, बहुत बड़ी दरिया दिली दिखाया है सरकार ने उत्तर प्रदेश की। आपने भी पढ़ा होगा, 600 कुछ रुपया उन्होंने कुंटल का रेट तय किया, बोरे का नहीं। तो ये 650 रुपए कुंटल। और एक तरफ ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐलान है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो किसानों की आय दोगुना करेंगे। और आलू की पैदावार में मेरा दावा है कि 1200 रुपए कुंटल से कम पर अगर खरीद होगी तो लागत का आधा मूल्य भी किसान को नहीं मिलेगा। कौन है वो लोग जिन्होंने आपको ये बता दिया? किसने आपको ये बता दिया कि 1 कुंटल आलू पैदा करने के लिए किसानों का हम अगर 650 रुपए कुंटल आलू ले लेंगे तो हमारा उपकार हो जाएगा? ये क्या बात है? 650 रुपए कुंटल, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। हम अफसोस के साथ आपको बता सकते हैं, इसलिए बता सकते हैं कि हम पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं उनमें एग्रीकल्चर कमेटी के हम भी सदस्य हैं, जो मानिए 21 सांसद उसमें हैं, मैं भी हूं उसमें। किसानों के साथ तो जो नाइंसाफी और बेईमानी है, जो फाइलों में है, उसको आम जनता तक अभी उसकी सच्चाई नहीं पहुंची। आपको पता है एक दिहाड़ी मजदूर की दिन की मजदूरी क्या है? आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की निगाह में एक किसान को अगर वो अपने खेत में काम करता है, उसकी पत्नी, उसका बेटा या उसकी मां काम करती है, तो जब ये सवाल आता है कि आखिर वो जो दिन भर खटे उनकी मजदूरी को इसमें काउंट कीजिए और उसके खाद का, बीज का, पानी का मूल्य और तब निर्धारित कीजिए कि लागत क्या थी, तो मालूम है कितना एक किसान के लिए कितना रेट तय हुआ? 92 रुपीस। अब 92 रुपया एक किसान को एक दिन का मजदूर। और जब आगे कॉलम पढ़िएगा उसको जस्टिफाई किया कैसे करके, चूंकि ये अप्रशिक्षित लेबर है, इसलिए इसकी दिहाड़ी 92 रुपीस। मेरा कहना है चुनौती और चैलेंज के साथ कि बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हुए ये आईएएस ऑफिसर्स, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये किसी यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री ले लें, लेकिन किसान को खेती के मामले में अगर आप ये कहोगे कि ये अप्रशिक्षित है तो इससे बुरी गाली नहीं हो सकती। असली प्रशिक्षित किसान ही है। आपके वैज्ञानिक जो नहीं बता सकते वो हमारा किसान बता देता है। वो एक बार आसमान की तरफ उठा करके निगाह देखता है और वो कहता है कि दिन में बद्दर रात निबद्दर, अब बहे पुरवैया झब्बर झब्बर, घाक कहे कुछ होनी होई, कुआं खोद के धोबी धोई। ये पहले से तमाम तरह के इस तरह के किसानों ने अपने वो बना रखे हैं और उनकी समझ का पैमाना आपके वैज्ञानिकों के समझ के पैमाने से भी अच्छा है। आप कह रहे हैं अप्रशिक्षित है इसलिए 92 रुपया, तो जब 92 रुपया दिहाड़ी हमारी तय होगी
तो हमारे बीज की, हमारे खाद की, हमारी जमीन की और हमारे परिश्रम की, हमने जो पानी दिया उसकी आप मूल्य निर्धारित करने में कितनी ईमानदारी बरते होंगे। इसीलिए आपने 650 रुपये कुंटल का रेट आलू का तय किया। वापस लीजिए इसको और 1200 रुपये कुंटल के रेट से किसानों का आलू खरीदिए और जल्दी शुरू करिए। ये ऐसी कच्ची फसल है जो देखते देखते इस धूप में और इस गर्मी में सड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये मेरी अपील है। आपका बहुत अच्छा सवाल था। सांसद जी, एक और सवाल है। नवरात्र शुरू होने वाला है जी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती और रामायण पाठ का आयोजन करना है। क्या इसे राजनीति माना जाए या धार्मिक रीति से माना जाए? मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं। वो एक मठ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो स्वयं बार बार साबित करते हैं कि वो राजनेता बाद में हैं, लेकिन पहले एक मठ के मठाधीश हैं। तो एक धार्मिक व्यक्ति को और उस हैसियत से उनका जो फैसला है वो तो स्वागत योग्य है। उसमें सिर्फ इतना आपके माध्यम से जोड़ना चाहता हूं कि दिल को बड़ा करिए। ये भारत है। आप अपने आप को दुनिया में जाते हो तो कहते हो अपनी सहिष्णुता का डंका बजाते हो। आप ऐलान करिए इसके साथ ही साथ, या जब समय आए तो ऐलान करिए कि अन्य धर्मों के लोग भी जब अपने आराध्य का कोई ऐसा अवसर आएगा जब उसकी कोई विशेष पूजा करेंगे या उसकी कोई विशेष इबादत करेंगे, तो उसके लिए भी राज्य सरकार के खजाने से और राज्य सरकार के मुखिया की हैसियत से तमाम दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि सभी धर्मों का, देश में रहने वाले सभी वर्गों का सम्मान हो सके और सभी तरह के लोगों में एक संतुलन रहे। थैंक यू सर। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।